देखिए 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज जीते। 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट, मुगल शासक से, और इलाहाबाद की संधि हुई अवध के शासक से। तो ये जो संधि से अंग्रेजों को 3 क्षेत्र मिले। पहला मिला बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये मिल गया। उस समय गवर्नर जो था वो था लॉर्ड क्लाइव। तो जब उसको ये क्षेत्र मिल गया तो उसने यहाँ पर जो प्रशासन किया, उसने किस तरीके से प्रशासन किया, उसको इतिहास में द्वैत शासन के रूप से जाना जाता है। द्वैत शासन क्या है, ये यहीं से शुरुआत होती है। ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अंग्रेज लोग बहुत होशियार थे। उनको ये मालूम था कि हम बक्सर युद्ध तो जीत चुके हैं, अगर हम सीधे स्वयं अपने हाथ में प्रशासन ले लेंगे तो जनता अगर विद्रोह करेगी, जनता हमारा सहयोग नहीं किया तो हमारा जो जीता हुआ क्षेत्र है या जो हमको मिला है वो भी चला जाएगा। इसलिए उन्होंने चालाकी से काम किया। उन्होंने भारत में एक प्रशासन की नींव रखी जिसको कहते हैं द्वैत प्रशासन, और ये द्वैत प्रशासन आज भी चल रहा है। आज हमारे संविधान में भी द्वैत प्रशासन है। हम लोग देखिए संविधान में आप लोग पढ़े होंगे, सूची का आवंटन किया गया है, एक संघ सूची और एक राज्य सूची, ठीक है। एक संघ सूची होती है, एक राज्य, एक समवर्ती सूची। तो बांटा ऐसा गया है कि केंद्र सरकार संघ सूची पे काम करती है और राज्य सरकार राज्य सूची में। जैसे मान लीजिए सेना पे काम करना हो तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, पुलिस पे काम करना हो तो वैसे ही ये अंग्रेज की थी ये द्वैत शासन। वैसे लॉर्ड क्लाइव के पहले एक अंग्रेज था, उसकी ये दीन थी और उसका नाम था कर्टियस। उसी ने ये द्वैत शासन की नीति बताई थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे ये सीधे मिला अंग्रेज को। तो उस समय जो क्या कहते हैं शासन था, बंगाल का सूबेदार, ये नियंत्रण होता था मुगल शासक से। तो जब ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा बंगाल के ही अंदर में था, तो इस पर सिग्नेचर किया बंगाल के नवाब ने। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है। मीर जाफर हमने बताया था कि मर गया था 1765 ईस्वी में। उसके बाद गद्दी पर बैठा मीर जाफर का लड़का नजमुद्दौला, वो गद्दी पर बैठा। वो जब गद्दी पर बैठा तो उसी ने सिग्नेचर किया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, देखिए फरमान जारी किया मुगल शासक ने, लेकिन सिग्नेचर किया नजमुद्दौला ने। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसका दीवानी का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास लिया और फौजदारी का अधिकार, फौजदारी कानून का अधिकार मुगल शासक के पास था। ये दीवानी के साथ साथ उन क्षेत्रों में जो प्रशासन करने का अधिकार है, दीवानी के साथ साथ प्रशासन का अधिकार, ये भी अंग्रेजों को मिल गया। लेकिन प्रशासन का अधिकार तो मिला, दायित्व नहीं लिया अंग्रेजों ने। जैसे मान लीजिए हमको ये अधिकार मिले कि हम आप लोग को सीट अरेंजमेंट कैसे कराएं, क्या करें, लेकिन गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं, प्रिंसिपल साहब होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अंग्रेज उसे आप प्रशासनिक तो अपना ले लिए कि क्या करना है पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, लेकिन अगर दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दे दिया मुगल शासक को, यानी ये क्या होता है, डबल हो गया। अपने पास दीवानी अपने पास ले लिया, फौजदारी मुगल शासक को दे दिया। तो ये जो है इस तरह की जो व्यवस्था है इसको कहते हैं द्वैत शासन। दो तरीके के शासन, एक शासन क्या कहते हैं अंग्रेज स्वयं अपने अधीन कर रहे हैं, दूसरा क्या कहते हैं भारतीयों को दे दिए, यानी मुगल शासक को दे दिए। मुगल शासक अपने बंगाल के अधीन नवाब से करवाएगा वो शासन। तो इसी को कहते हैं द्वैत शासन। तो द्वैत शासन के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, अंग्रेज को ने यानी लॉर्ड क्लाइव ने अपने अधिकारी को नियुक्त नहीं किया, उन्होंने भारतीयों को ही नियुक्त किया।
उस समय 3 प्रांत थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो बंगाल में दीवानी अधिकार के लिए राजा खां की नियुक्ति के खिलाफ बंगाल में, और बिहार में राजा सिताब राय, और उड़ीसा में राय दुर्लभ। इन लोगों को ये दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड क्लाइव ने इन 3 भारतीयों को दे दिया। इन्हीं के माध्यम से ये दीवानी का अधिकार का काम किया जाएगा। और राजस्व, उस समय राजस्व जैसे क्या कहते हैं कि राजस्व कैसे कलेक्शन किया जाए, इसके लिए लॉर्ड क्लाइव ने बोली लगाना शुरू किया। एक क्षेत्र का आवंटन को उन्होंने एक ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत कर दी, और इसकी शुरुआत उन्होंने बोली लगाकर क्या कहते हैं अधिक से अधिक जो कर दे सके उसको दे दिया। अधिक से अधिक जिन्होंने बोली बोला और उसको एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा ये लगा दिया। तो 1765 से 1772 ये द्वैत शासन था इस समय, और इस समय कर वसूलने का अधिकार अधिक बोली लगाने वाली को दिया गया। जैसे मानिए कोई क्षेत्र है, बाहर का क्षेत्र है, किसी ने कहा कि हम आपको 10,000 रुपया वार्षिक देंगे, किसी ने कहा हम 20,000 देंगे, तो जिसने जितना अधिक बोला लॉर्ड क्लाइव ने उसी को दे दिया। तो इससे क्या हुआ, बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी, और ये जो बोली थी ये भारतीयों ने लगाया था, अंग्रेजों ने स्वयं नहीं राजस्व वसूला, भारतीयों से ही वसूला, लेकिन ये राजस्व जमा होता था अंग्रेजों के कोष में, खजाने में, अंग्रेजों के खजाने में ही जमा होता था। इसीलिए जब बक्सर का युद्ध की खबर अंग्रेजों को लंदन में पहुंची थी, तो जब पैसा लॉर्ड क्लाइव लेके गया था, हमने बताया था उसको 2,34,000 करना था और 50 लाख, तो वहाँ से ये आदेश आया था कंपनी से कि आप अधिक से अधिक अब यहाँ युद्ध की नीति करिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया था, पहले जब कंपनी बनी थी तो कंपनी का उद्देश्य था व्यापार, भूभाग नहीं, व्यापार, ये उद्देश्य था। अब उद्देश्य हो गया भूभाग के साथ, व्यापार के साथ भूभाग, यानी अधिक से अधिक क्षेत्र का डेवलपमेंट करना। तो 1765 से 1772 में द्वैत प्रशासन था। इसी समय 1770 ईस्वी में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ता है। इस अकाल में के बावजूद जो राजस्व वसूली थी उसमें कमी नहीं की गई। इसके कारण क्या हुआ, बंगाल की दुर्व्यवस्था और भी ज़्यादा गिर गई थी। लॉर्ड ये जो अकाल आया था, देखिए इसमें आप लोग जान लीजिए कि लॉर्ड क्लाइव का 2 काल है। पहला काल उसका है 1757 से 1760, और दूसरी बार उसका काल है 1765 से 1767। इसके बाद 1767 से 1769 में आया था वेरलेस, और 1769 से 1772 इस समय गवर्नर आया था कर्टियर के काल से ही बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, और इसी समय में अधिक से अधिक राजस्व भी क्या कहते हैं वसूला गया। इससे बंगाल की बहुत अधिक दुर्व्यवस्था हुई। वैसे लॉर्ड क्लाइव ने ये काम तो किया ही था, लॉर्ड क्लाइव ने कुछ अच्छा भी काम किया। उसने उस दौरान कंपनी में उपहार लेने की परंपरा थी, दूसरों से यानी राजाओं महाराजाओं से उपहार लेना शुरू हुआ था। उसने क्या किया, क्लाइव ने उपहार लेना बंद करवा दिया। उपहार लेना बंद कर दिया।
जो कंपनी थी, कंपनी तो एक व्यापार करती ही थी, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना पर्सनल व्यापार करते थे, निजी व्यापार करते थे। तो लॉर्ड क्लाइव ने उस समय, चूंकि जो कंपनी के कर्मचारी जब निजी व्यापार करने लगे तो कंपनी का घाटा होने लगा कंपनी, इसलिए उसने कुछ दिन के लिए निजी व्यापार पर रोक लगा दी। लेकिन उसने बाद में एक सोसाइटी बनाया, व्यापार के लिए एक सोसाइटी उसने गठन किया, और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको कुछ वस्तुओं पर निजी व्यापार की छूट भी दे दी गई, जैसे नमक, सुपारी, इस पर क्या कहते हैं कंपनी के कर्मचारियों को छूट दे दी गई, छूट दे दी गई। लॉर्ड क्लाइव के पहले जो सैनिक थे उनको, जब वो लोग युद्ध लड़ते थे तो उनको दोहरा भत्ता मिलता था। जैसे जो सैलरी तो मिलती ही थी, लेकिन जिस दिन युद्ध होता था तो डबल सैलरी मिलने लगती थी, यानी दोहरा भत्ता। लॉर्ड क्लाइव ने ये दोहरी भत्ता जो देने की परंपरा थी उसको बंद कर दिया। उन्होंने उन्हीं सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जो सीमा पे लगे हुए, सीमा पे, और जो मान लीजिए आंतरिक क्षेत्र में लगे हुए हैं तो उनको दोहरा भत्ता क्या कहते हैं नहीं दिया गया, तो दोहरा भत्ता बंद कर दिया। सीमा पर लगे हुए सैनिकों को ही मिलेगा। सीमा पे लगे हुए सैनिकों को ही मिलेगा ये दोहरा भत्ता, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बंद कर दिया। इस दोहरा भत्ता बंद होने के कारण उस समय अंग्रेज सैनिक भी थे, उन्हीं अंग्रेज सैनिकों ने ही लॉर्ड क्लाइव के काल में विद्रोह कर दिया, इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को कहा जाता है श्वेत विद्रोह। यानी क्योंकि अंग्रेजों ने जो विद्रोह किया था अपने ही क्लाइव के खिलाफ, तो इसके कारण इस विद्रोह को कहा जाता है श्वेत विद्रोह। ये लॉर्ड क्लाइव के काल में था श्वेत विद्रोह। लॉर्ड क्लाइव के बाद वेरलेस्ट आया, वेरलेस्ट के बाद कर्टियर आया, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर बन के आया था 1772 से लेकर वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को दो भागों में, 1772 से 1774 और 1774 से 1785। 1772 ये वारेन हेस्टिंग, उस समय ये बंगाल का गवर्नर था, और 1774 से गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल 1772 से 1774। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। इस एक्ट का हम बताएंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार भारत में अंग्रेजों ने पारित किया। इस एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में जो कंपनी कैसे प्रशासन की व्यवस्था करेगी, यानी प्रशासन कैसे किया जाएगा, कि किसको अधिकार, जैसे आज जो प्रशासन होता है ना, कि एक कर्मचारी के ऊपर दूसरा अधिकारी, किसकी जिम्मेदारी होती है, डीएम कौन है, प्रधानमंत्री उनके नीचे कौन है, तो ये जो टीम होती है इसकी पहली शुरुआत ही होती है रेगुलेटिंग एक्ट से। ये रेगुलेटिंग एक्ट लंदन में संसद पारित करता है। इस संसद के द्वारा एक टीम बनाई जाती है, उस टीम के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि भारत में शासन होगा तो उसका निर्णय कौन लेगा, उसका निर्णय कौन लेगा। हमारे देश में भी जैसे जो कानून बनता है या जो अधिकारी काम करते हैं तो उसका नियम है, ऐसे ही नहीं कोई आदेश जारी कर देगा। आदेश कैसे जारी होगा, कोई कानून, वैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। उस रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का एक पद बनाया गया, तो वारेन हेस्टिंग को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और उनके साथ 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई। इस टीम को बंगाल के साथ साथ जो और क्षेत्र भी थे उन क्षेत्रों में अधिकार करने का क्या कहते हैं, ये मतलब अधिकार दे दिया गया। जितने क्षेत्र थे उनका अधिकार दे दिया। तो मान लीजिए वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था और उसके साथ में 3 सदस्य थे। तो ये मान लीजिए 4 होते हैं, वारेन हेस्टिंग और 3 सदस्य और। तो यदि 4 लोगों को निर्णय लेना था, ठीक है, लेकिन 4 में 2-2 अगर मान लीजिए बराबर हो जाए तो कैसे निर्णय होगा। मान लीजिए 4 लोग हैं, 2 लोग कहें इनको होना चाहिए, 2 लोग कहें ये होना चाहिए। तो ऐसे में गवर्नर जनरल को दिया गया था वीटो पावर। एक निर्णय दिया था कि गवर्नर जनरल यही आपका जो आधार है, ये रेगुलेटिंग आधार ही विधानसभा इसका आधार है। जो आपके सदन में कानून बनता है, जो हम लोग सांसद चुन के भेजते हैं या विधायक, ये आपस में आप ही लोगों की तरह बैठते हैं और जब कोई विधेयक पेश होता है तो उसमें वोटिंग होती है। तो उसमें देखा जाता है कितना पक्ष में और कितना विपक्ष में। तो इसकी शुरुआत, इसकी नींव कहाँ रखी गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट में। बाद में यहीं पे जो आपको संख्या है 4 सदस्य, ये बढ़ती जाती है। बाद जब नया नया एक्ट बनता है, बढ़ते बढ़ते संख्या 300 तक पहुंच जाती है। बाद में एक सदन बन जाता है जिसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। बाद में उच्च सदन भी बनता है। तो ये शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट से। तो वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बन के आया तो उस समय उसने लॉर्ड क्लाइव ने जो कानून लागू किया था द्वैध शासन, उसको उसने खत्म कर दिया। डबल शासन यानी पूरा शासन स्वयं अंग्रेज अब अपने ऊपर ले लिया। यानी जो भारतीयों के पास अधिकार उन्होंने दिया था वो सीधा अपने, यानी वारेन हेस्टिंग के समय द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग द्वैध शासन समाप्त। द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। इन्होंने भी जो राजस्व था उसको इन्होंने 5 साल का नियम लगाया। यानी जो राजस्व कोई राजस्व देगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, उसको भी ठेकेदारी प्रथा थी, लेकिन 5 वर्षीय लगाया। पहले इन्होंने एक ठेकेदारी यानी राजस्व वसूल करने के लिए 5 वर्ष की व्यवस्था की। बाद में ये 1 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। एक वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। वारेन हेस्टिंग के काल में हम आपको बता ही चुके हैं, मराठा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग के काल में ही, और वारेन हेस्टिंग के काल में ही द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली की मृत्यु हुई थी। देखिए आप काल देखिए 1764 से 1785 है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक है। और 1782 ईस्वी में आपका ये क्या कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये दूसरा मैसूर युद्ध भी हुआ था इसी के काल में। इसी के काल में अवध से संधि भी हुई थी। इसी के काल में अवध से 2 संधि हुई थी। एक संधि हुई थी बनारस की संधि 1773 ईस्वी में, और दूसरी संधि हुई थी 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि। याद है कि नहीं याद है? अवध के नवाब से 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला से हुई थी, और 1775 ईस्वी में हुई थी आसफउद्दौला से, ठीक है। पहली संधि हुई थी शुजाउद्दौला से, बनारस की संधि। इस बनारस की संधि से 50 लाख रुपया लेकर इलाहाबाद और कड़ा का जिला फिर दे दिया गया था। जो पहले लिया गया था वो दे दिया गया था। और जो फैजाबाद की संधि हुई थी उस संधि में अवध की जो बेगम थी उनकी संपत्ति की रक्षा करने की बात की गई थी, ये हमने बताया था। तो ये इसी क्या कहते हैं वारेन हेस्टिंग के काल में था। वारेन हेस्टिंग के काल में वारेन हेस्टिंग को
मुकदमे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। एक तो अवध की बेगम के ऊपर जो उन्होंने कार्य किया था उसके लिए, दूसरा एक और मीर जाफर मर चुका था और उसका एक आबयस्क लड़का था मुबारक उद्दौला, और मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम, उसकी रक्षा करने के लिए ऐसा माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने 3 लाख रुपए का घूस दिया था। 3 लाख रुपए का घूस मीर जाफर के लड़के मुबारक उद्दौला एवं पत्नी मुन्नी बेगम की रक्षा के लिए इसमें इनके ऊपर महाभियोग भी चला था, लेकिन ये आरोप लगाया था एक भारतीय नंद कुमार ने। ये पहले दीवान था, ये इन्हीं का दीवान था पहले वॉरेन हेस्टिंग का, उसी ने ये आरोप लगाया नंद कुमार ने। लेकिन नंद कुमार के आरोप को जब यहाँ लगाया गया, क्योंकि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में बना था तो उस समय भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय भी बना था कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय बना। इसके न्यायाधीश थे इम्पे, लॉर्ड इम्पे, ठीक है। ये इनकी नियुक्ति हुई थी लंदन से, लेकिन देखिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, वो भी कलकत्ता में था, इम्पे भी थे। लेकिन एक भारतीयों के द्वारा जब किसी विदेशी पे आरोप लगाया गया तो ये न्यायाधीश और गवर्नर जनरल एक हो गए, ठीक है। और उल्टा नंद कुमार को ही फंसा दिया गया और नंद कुमार को झूठे आरोप लगाने का एक कारण मान लिया गया और नंद कुमार को ही फांसी करा दी गई। नंद कुमार ही फंस गए और उन्हीं को फंसा के क्या कहते हैं फांसी लगवा दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग बच गए, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग चला लंदन में। क्या चीज बाद में छूट जाते हैं, उन पे आरोप लगता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो सदन था, वहाँ के एक सदस्य, उनके विपक्षी दल ने एक आरोप लगाया इनके ऊपर सदन पे। देखिए आप लोग एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर से समझिए, इसको पढ़ते समय एक चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। पूरा इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिक चीज़ जब गलती होता है तभी गलती होता है। कंपनी क्या होती है? प्राइवेट है ना। लेकिन इंग्लैंड में देखिए, भारत में तो आज़ादी के बाद ही हम लोग संसद का गठन हुआ, सरकार बनी, लेकिन इंग्लैंड में पहले ही संसद थी। तो इंग्लैंड की जो व्यवस्था होती थी, इंग्लैंड में संसद होता है, संसद, और यहाँ पे राजा या रानी होते हैं जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इंग्लैंड के राजा या रानी का सेम अधिकार है जैसे भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है, उनका भी काम है दस्तखत करना। वहाँ पे संसद ही सब कुछ होती है। एक पूरी दुनिया में इंग्लैंड में देखिए 3 चीज होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। हमारे देश में कौन श्रेष्ठ है तीनों में? बताइए आप कौन श्रेष्ठ? अगर तीनों में कहा जाए तो तीनों में श्रेष्ठ का मतलब होता है कि तीनों का में जो फाइनल निर्णय कौन देता है? हमारे यहाँ पे न्यायपालिका। तो देखिए व्यवस्थापिका क्या है? संविधान तो पढ़ा होगा,
संविधान देखिए, जब संविधान पढ़िए तो शुरू में यही चीज़ है। व्यवस्थापिका का मतलब है वो है जगह जहाँ कानून बनता है, यानी सदन। सदन जैसे ये आपका सदन है, यहाँ कानून बन रहा है, तो कानून बना, मान लीजिए यहाँ पर सदन में कानून बना, और कानून को जो लागू कराता है वो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? एक मंत्री से लेकर एक छोटे कर्मचारी तक जो किसी कानून को लागू कराते हैं। एक मंत्री ने ऑर्डर दिया एक कर्मचारी को, फिर जिले स्तर पे भी एक कर्मचारी आपके इस कानून को लागू करने में सहयोग कर दे रहा है, तो वो कहते हैं कार्यपालिका। लेकिन जब कानून कहीं गलत किसी को जबरन, आप मान लीजिए जा रहे हैं हेलमेट पहन के, लेकिन तब भी आपको गिरफ्तार कर लिया, तो आप क्या करेंगे? तब न्यायालय जाएंगे। तो हमारे देश में किसने निर्णय दिया? न्यायालय ने आपको छोड़ दिया साक्ष्य के आधार पे कि आप तो हेलमेट पहने थे, गलत नहीं है। लेकिन हम यही आपको समझा रहे हैं कि इंग्लैंड में ये चीज़ अलग है। इंग्लैंड में संसद ही मेन है। अगर संसद ही जो चीज़ कह दिया वही चीज़ है, वहाँ न्यायपालिका से भी ज़्यादा श्रेष्ठ संसद है। तो कंपनी जो थी वो संसद के अधिकार पे थी, यानी यहाँ कंपनी बनी तो थी, लेकिन कंपनी को जो प्राइवेट कंपनी थी वो संसद अपने अधिकार से बढ़ाती थी। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था वो संसद में पारित हुआ था, और ये बताया गया था कि कंपनी कैसे प्रशासन करेगी, और कंपनी को काम करने का तरीका बताया गया था कि यहाँ गवर्नर जनरल रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे। तो यहाँ पे संसद थी जो कंपनी थी, ये बता रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि न्यायालय ने तो यहाँ मृत्युदंड दे दिया था इनको, ठीक है, गवर्नर जनरल यहाँ बच गया। लेकिन महाभियोग चला था वहाँ के संसद पे, लेकिन महाभियोग पे साक्ष्य ना होने के कारण महाभियोग पे वो बच गए थे। कौन? वारेन हेस्टिंग। इस जी तो देखिए ऐसा है ना, वहाँ पे इसलिए पुरस्कृत किया गया था कि वारेन हेस्टिंग ने जिस गवर्नर जनरल ने भारत में आय का दायरा बढ़ाया था उसको वहाँ पुरस्कार ही दिया जाता था। कंपनी भी उस समय वहाँ मिली हुई थी। आप ये मत समझिए कि वहाँ पूर्ण न्याय ही होता था। संसद के भी सदस्य जो होते थे वो क्या कहते हैं, अमीर ही होते थे मिलके। जो कंपनी के जो शेयर जिनका था वो भी वहाँ सदन में बैठते थे। मान लीजिए यहाँ का कोई मंत्री सदन में बैठता है और उसी के स्कूल में भ्रष्टाचार होता है, तो अपना स्कूल बचाएगा कि नहीं बचाएगा? तो शेयर ऐसी चीज़ थी, जो कंपनी के कर्मचारी वो तो बताएंगे ही वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बाद में क्या कहते हैं, लोकतंत्र। देखिए पहले जो दो सदन बनाया जाता था, वहाँ पे एक इंग्लैंड के एक सदन का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ पे सिर्फ जमींदार बैठते थे। वो तो बाद में क्या कहते हैं, जब बहुत विद्रोह हुआ तो एक और सदन का गठन हुआ, और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो क्या वहाँ पे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, मतलब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बैठी। यहाँ पर जब वारेन हेस्टिंग चले गए तो दूसरे गवर्नर जनरल को भेजा गया वारेन हेस्टिंग के बाद, और ये आए सर जॉन सॉ। सर जॉन सॉ, इसके पहले वो आए, सॉरी, कॉर्नवालिस आए 1786 से 1793। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल। देखिए ये कॉर्नवालिस बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है। इन्होंने ही भारत में आकर एक नए पद का सृजन किया, यानी ICS यानी कलेक्टर का नया पद बनाया, और IPS यानी पुलिस का अधिकारी का, पुलिस अधीक्षक का भी सबसे, पुलिस की जो भर्ती होती है यानी पुलिस का नियुक्ति ही नहीं किया। ICS क्या कहते हैं, नियुक्ति करने वाले कॉर्नवालिस ही थे, कॉर्नवालिस ही। ICS यानी सिविल सर्विस के जन्मदाता। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ये व्यवस्था थी कि भूमि कर किसको दिया जाए, यानी किसको दिया जाए, किसान को मालिक माना जाए या जमींदार को मालिक माना जाए, यानी जमींदारी व्यवस्था लागू किया जाए या रैयतवाड़ी व्यवस्था किया जाए। ये हम आपको बताएंगे। ये बाद में उन्होंने जमींदारी व्यवस्था लागू की, लेकिन कॉर्नवालिस का सबसे महत्वपूर्ण काम था 1793 ईस्वी उन्होंने पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया।
कार्नवालिस संहिता, आप लोग का एक क्वेश्चन भी है संहिता, इसी में पृथक्करण का सिद्धांत। पहले जो उच्च अधिकारी होता था वो राजस्व और न्याय दोनों एक साथ देखता था, तो उन्होंने न्यायाधीश यानी न्यायाधीश का पद अलग कर दिया है राजस्व का, और कलेक्टर का पद अलग कर दिया, यानी न्याय और राजस्व दोनों को उन्होंने अलग कर दिया। न्याय एवं राजस्व को अलग अलग कर दिया। यानी जो अधिकारी न्याय का काम करेगा वो राजस्व का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ न्याय का काम करेगा, और जो अधिकारी राजस्व का काम करेगा वो न्याय का काम नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, यानी अलग अलग प्रशासनिक नीति, और यही कार्नवालिस की मुख्य नीति थी। कार्नवालिस के काल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुए थे। टीपू सुल्तान को अपना आधा भाग देना पड़ा था, और 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा था 1793 में। ये 92-93 में युद्ध हुआ था कार्नवालिस के साथ, ये इनका महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। कार्नवालिस ही एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत में है, गाजीपुर में है। किसने दीवानी और फौजदारी को अलग अलग किया था? तो देखिए न्याय, देखिए न्याय हमारे यहाँ कहने का मतलब है कि न्याय फौजदारी से ही मतलब है। देखिए न्याय आपका दीवानी में भी होता है, आप समझिए आप इस चीज़ को। आप जो जिलाधिकारी होता है वो भी कोर्ट में बैठता है, आपको मालूम नहीं है क्या? देखिए जानिए आप, राजस्व में भी न्याय होता है। जिले की एक टीम होती है, जिले में एक सर्किल बनाया गया है कि 20,000 रुपये तक का दीवानी न्याय एसडीएम करेगी, उसके ऊपर 50,000 तक का, फिर उसके ऊपर फिर कमिश्नर, तो उसने यही अलग किया। तो फौजदारी और दीवानी, ये दीवानी, ये राजस्व का मतलब यहाँ दीवानी से ही है, और ये न्याय जो आप कह रहे हैं यहाँ इसका मतलब फौजदारी से ही है। फौजदारी न्याय के अलग हो गया कि आज भी जो फौजदारी न्याय होता है उसमें अलग अलग जो क्या कहते हैं फौजदारी केस होते हैं, उसका भी न्याय अलग अलग जज की टीम, जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया तो उसकी सुनवाई सीधे सबसे बड़े यानी अपर जज या जिला जज सुनवाई उसकी करते हैं, ठीक है भी। और मान लीजिए उससे कम का कोई केस है तो उससे छोटे मुंसिफ न्यायालय में होता है, तो इसी को उन्होंने अलग किया था। मुंसिफ न्यायालय अलग किया और फिर जिला न्यायालय ये अलग किया, और यहाँ कलेक्टर राजस्व। तो वही तो वो चीज़ कह रहे थे हम आपको कि एक अधिकारी अगर मान लीजिए गलती करता है तो अपने फैसले को सुनवाई वो स्वयं कैसे करेगा? तो ये दीवानी जो आप कह रहे हो राजस्व ही मतलब है, या राजस्व ही दीवानी न्याय है, ठीक है। यहाँ पे राजस्व ही वो दीवानी न्याय है। और आज भी जो जिला कलेक्टर और जिला एसडीएम बैठते हैं ये भी राजस्व का भी क्या कहते हैं सुनवाई करते हैं। ये वास्तव में जिलाधिकारी और एसडीएम की नियुक्ति किससे होती है? राजस्व न्यायालय के रूप में नियुक्ति होती है। ये प्रशासनिक अधिकार तो उनको अलग से दिया जाता है, प्रशासनिक जो अधिकार है वो तो दिया ही जाता है, लेकिन ये राजस्व की ही टीम होती है, राजस्व न्यायालय का काम करती है वो। तो इसी को कार्नवालिस ने अलग कर दिया था, इसको कहते हैं कार्नवालिस का पृथक्करण का सिद्धांत। कार्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बन के आए थे आपका सर जॉन सॉ। उन्होंने भारत में हस्तक्षेप ना करने का नियम बनाया, यानी किसी भी शासक के खिलाफ कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। सर जॉन सॉ इनकी ये नीति ही थी। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं गवर्नर जनरल में बहुत श्रेय नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई चीज़ ऐसा क्षेत्र न जीता और ना हस्तक्षेप किया। आगे जो गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड वेलजली, इनकी बहुत प्रशंसा होती है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को यानी कंपनी को बहुत अधिक फायदा पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने एक नई नीति का जन्म दिया। लॉर्ड वेलजली 1798 से 18
सहायक संधि। ये लॉर्ड बेलेंजली की देन थी, सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि का मतलब होता था कि जो राज दरबार थे उनसे एक समझौता होगा और ब्रिटिश की सेना उनकी रक्षा करेगी, बाहरी रक्षा करेगी। इसमें यह भी था कि इस संधि में यह था कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सेना बाहरी रक्षा करेगी, आंतरिक मामलों में देखभाल हस्तक्षेप नहीं करेगी। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आंतरिक मामले का मतलब हुआ कि कौन राजा बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, उससे नहीं मतलब है। बाहरी का मतलब हुआ कि मान लीजिए मराठा की सेना आई अवध पे आक्रमण करने के लिए, तो ये लोग रक्षा कर देंगे। इसके बदले में जितनी भी सेना रहेगी उसका पूरा खर्चा राज उठाएंगे। इसलिए ये संधि से अंग्रेजों को जो सेना रखी थी उसका पूरा खर्चा उनको मिल गया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जब स्थायी सेना रखा था तो उसको तो खर्चा ही नहीं चला पा रहा था, इसीलिए उसको बाजार व्यवस्था लागू करनी पड़ी। अंग्रेज लोग होशियार थे, उन्होंने ऐसा समझौता किया कि आपकी रक्षा हम कर रहे हैं लेकिन आप हमारी सेना का खर्चा उठाइए। तो कौन से राज्यों को उन्होंने शामिल किया? एक क्रम में पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिससे सहायक संधि की गई? सतारा नहीं, सतारा को तो गोद प्रथा में लिया गया था। देखिए सतारा को गोद प्रथा 1798 पहला राज्य था हैदराबाद, इन्होंने संधि की। 1799 में इन्हीं के काल में देखिए मैसूर में टीपू सुल्तान मर गया था, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान मर जाता है। बाद में एक लड़के को गद्दी पर बैठाते हैं, वो दस्तखत करता है, यानी मैसूर ने सहायक संधि को दस्तखत किया। 1799 में ही तंजौर ने, 1801 ईस्वी में अवध ने, अवध राज्य ने संधि पे दस्तखत कर दिया। मराठा की तरफ जब गए तो मराठा से कहा कि आप दस्तखत करिए। उस समय बाजीराव द्वितीय था, हमने बताया था ना, बहुत महत्वपूर्ण संधि बसीन की संधि हुई, बताया था ना। 1802 ईस्वी, 1802 ईस्वी में पेशवा ने दस्तखत कर दिया। 1803 ईस्वी में भोसले ने संधि कर दिया और 1804 में ये सिंधिया ने दस्तखत कर दिया। ये हम आपको बता चुके हैं, ये बता चुके हैं आपको। ये बसीन की संधि फिर से हम लिख दे रहे हैं। ये देवगांव की संधि, ये देखिए हमेशा क्रम से पूछता है। और सुरजी अर्जन गांव की संधि लिखा चुके हैं। ये तीनों संधि, इन तीनों लोगों ने सहायक संधि पर दस्तखत कर दिया लॉर्ड बेलेंजली के काल में। ठीक है। लॉर्ड बेलेंजली, देखिए हमने अभी अभी आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नया पद सृजन किया था। कौन सा? सिविल आईसीएस। वो आईसीएस जो भर्ती होते थे उनको प्रशिक्षण करने के लिए लॉर्ड बेलेंजली ने एक कॉलेज खोला। उसका क्या नाम था? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी। हाँ, क्या कह रहे हैं? अंग्रेजों की पूरी सेना का किस तरह से बैठ करके जो राज्य रहते थे तो सेना का जो उठाते थे, तो क्या मतलब जो रेजिमेंट रखते थे उनका बैठ करते थे, बाद में किस तरह से जो पैदल उन्होंने किया। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्या मतलब सेना का खर्चा कैसे उठाते थे? नहीं, क्या मतलब जो संधि किया तो सेना को कैसे रख कर कैसे खर्चा उठाते थे? क्या है क्वेश्चन आपका?
देखिए सेना, देखिए उस समय से कौन सी ब्रिटिश सरकार के पास अपनी एक सेना होती थी। आप ऐसे सेना के बारे में पूरी जानकारी समझ लीजिए। ब्रिटिश सरकार यहाँ नए नए क्षेत्रों को जीती थी, लेकिन उन्होंने भारतीयों को भी यहाँ भर्ती किया था, और अंग्रेज ब्रिटिश भी थे। इंग्लैंड से ये लोग आए तो थे, अंग्रेज पूरे बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, भारतीय भी थे। भारतीयों को भी यहाँ सेना में भर्ती किया था। बस एक चीज़ की, जो सेना का उच्च पद था वो भारतीयों को नहीं देते थे। तो जो सेना इनके यहाँ रखी जाती थी, उस सेना का पूरा खर्चा इन लोगों ने दस्तखत ये किया कि कोई भी जब बाहरी आक्रमण करने के लिए आएगा तो हम उसका क्या कहते हैं रक्षा करेंगे। और रक्षा करने के बाद तो सेना का खर्चा क्या होता है, उनका रहने का, खाने का, पीने का खर्चा वो पूरा रखती थी सेना। राज ही रखने लगी पूरा खर्चा, ठीक है। जैसे अवध मान लीजिए दक्कन है, तो वहाँ उन्होंने सेना को वहाँ पे रख दिया, सेना के नेतृत्व में एक अधिकारी दे दिया। तो इस पूरे खर्चे को जो राजस्व से ब्रिटिश सरकार भेजती थी, अब राज खुद देखने लगे उसका खर्चा। वे वो इसलिए देखने लगे कि उनकी बस रक्षा करेंगे, युद्ध चाहे कभी भी हो, ऐसा नहीं कि युद्ध कभी भी हो, और रक्षा ये करेंगे। इसके पहले भी अवध ने समझौता किया था वारेन हेस्टिंग से ही। अवध का जो नवाब शुजाउद्दौला ने एक समझौता पहले किया था, तब सहायक संधि पे नहीं, वैसे ही समझौता किया था। और नवाब ने अंग्रेज को, जब वारेन हेस्टिंग था, उसको 40 लाख रुपया दिया कि आप हमको रोहेलों से बचा लीजिए। तो एक युद्ध हुआ था 1774 में, मीरन कटवा का युद्ध, ये भी हम बता चुके हैं आपको। और इस युद्ध में हाफिज रहमत खां मारा गया। तो वैसे 40 लाख रुपया दे के अंग्रेजों ने सहायता की। इस समय तो जितनी भी सेना उनकी थी 5 से 10 हज़ार, ये निर्धारित नहीं थी कितनी सेना, उस पूरे सेना का खर्चा देखना था उस समय, ठीक है। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों का जो आय था इनकम, उनका ये फायदा हो गया, उनको नहीं देखना पड़ा सेना का खर्चा। और सेना रेडी भी थी, तैयार भी थी। इसका दूसरा फायदा आप समझ लीजिए, इन्होंने इससे क्या किया, एक तरफ तो राज्यों से अपनी दोस्ती भी कर ली, दूसरा अपना खर्चा भी चला लिया। दोस्ती भी तो हो गया, सेना आप रख रहे हैं तो आपके आक्रमण के समय हम आपकी सहायता देंगे। इस सब में से था कि ये जो आप सेना का व्यय नहीं अगर वो उठा सकते हैं तो आप जागीर उसके बदले देनी पड़ेगी, क्षेत्र देना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं था इसमें, इसमें ये चीज़ नहीं था कि जागीर। ये तो बाद में अंग्रेजों की नीति, लॉर्ड हेस्टिंग आता है, वो विजय की नीति, साम्राज्यवादी नीति लाता है। इस समय देखिए दो ही चीज़ हमने लिखाया है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। इसमें जागीर देने की बात नहीं कही थी, इसमें कहा गया था आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। यदि आप सेना का व्यय नहीं उठा पाएंगे तो उसके बदले आपको अपना क्षेत्र देना पड़ेगा। देखिए राजस्व देने की बात ये कही गई थी कि तो जागीर देने का मतलब होता है कि जागीर से आय देंगे, जागीर का क्षेत्र नहीं देना था। समझ रहे हैं आप, मतलब आप देखिए जागीरदारी प्रथा क्या है, आप इसको समझिए। मेरा मतलब है कि आपको क्षेत्र देना पड़ेगा उसके बदले। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि क्षेत्र मिला था इन चारों में से? नहीं, इसमें कोई है कि कोई सेना में ऐसा व्यय नहीं दे पाया। सहायक संधि में समझौता यही हुआ था कि आप हमारी सेना को रखिए, पूरा खर्चा देंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि जागीर यानी क्षेत्र दे देंगे। क्षेत्र देने के लिए तैयार नहीं थे, उस क्षेत्र की आय देने के लिए तैयार थे। आप इसको समझिएगा ध्यान से, क्षेत्र का जागीर की आय देने की बात कही है, ना कि जागीर को देने की बात कही है। और आप किसी से मतलब किसी अन्य यूरोपीय कंपनी से आप व्यापार नहीं करेंगे, क्या चीज़? और आप किसी अन्य यूरोपीय कंपनी से व्यापार नहीं करेंगे हमारे। हाँ, ये भी था, ये तो था ही। इसीलिए देखिए ये तो तीसरा युद्ध लड़ा गया था, ये चौथा युद्ध क्यों लड़ा गया था? ये चौथा युद्ध तो सहायक संधि पे दस्तखत कराने के लिए लड़ा गया था। ये तो था ही कि विदेशी से, देखिए हमेशा कोई भी संधि हुई है, उस संधि पे एक चीज़ तो हमेशा ये चीज़ आई है कि आप दूसरे से क्या कहते हैं सहायता नहीं लेंगे। आप कोई भी संधि उठा दीजिए, पुरंदर की संधि में भी ये कहा गया था, समझिए आप बात। अंग्रेज हो या कोई भी, जब वो लोग संधि करते थे तो ये कहते थे कि आप दूसरों से, हमारे दुश्मन से दोस्ती नहीं करेंगे, सहायता करेंगे। ये तो था ही ऐसी चीज़ इसमें, ये था। लेकिन क्षेत्र नहीं, जागीर की आय देने का संधि था।
ना कि क्षेत्र देने का। ठीक है, ये चीज आप जो कह रहे हो जागीर की आय देने का था। तो देखिए ये वारेन हेस्टिंग के काल में इस संधि से फायदा ये होता है कि राजस्व की आय हो जाता है और निर्भर हो जाते हैं। राज धीरे धीरे क्या होते हैं, निर्भर हो जाते हैं आय। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बाद गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड बार्लो, जॉर्ज बार्लो 1805 ईस्वी में। उसका क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई नहीं, एक और गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आता है। लॉर्ड हेस्टिंग ये 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही जो सहायक संधि उन्होंने किया था या समझौतावादी नीति को वो तोड़ता है। इसकी जो पूरी नीति थी वो थी साम्राज्यवादी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसने पूरा युद्ध करके कई राज्यों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसका डिटेल हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, इसको अपन